अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप करवाते हैं तो उसमें एनर्जी के अंदर क्या तब्दीली आएंगी। यहाँ पे जो एनर्जी हम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी लेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर आपने हीट एनर्जी की बात करनी है, तो दैट इज नोन एज ए केमिकल एनर्जेटिक्स। आज हम इसे डिस्कस करेंगे और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंथाल्पी चेंज है, इंथाल्पी चेंज क्या होगी वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगी। सबसे पहले जहां से ये चैप्टर शुरू होता है उसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यानी ये जो हमारे पास केमिकल एनर्जेटिक्स है इसका ताल्लुक कहाँ से है? थर्मोडायनामिक्स से है। थर्मोडायनामिक्स क्या होती है? ये एक बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक बड़ी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं थर्मो का मतलब होता है हीट। इसके दो लफ्जों के अंदर इसे ब्रेकअप किया हुआ है। थर्म का मतलब होता है बच्चों हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। यानी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अगर किसी भी जगह पे हीट फ्लो कर रही है उसकी आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज साइंस ऑफ रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसी साइंस है जो कि आपको रिलेशनशिप देगी बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। हीट और एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर ये हमें एक रिलेशनशिप देगी। क्या मतलब? थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेटा जो हीट होती है इसको मुख्तलिफ एनर्जीज के अंदर जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो स्टडी कर रहे होते हैं इसी चीज को आपने थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हीट है, इसी हीट से हमने अपनी गाड़ियां चलाई हुई हैं। मोटरसाइकिल कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगा, यहाँ पे हीट इंजन कैसे बनता है, तो ये थर्मोडायनामिक्स के असूल के ऊपर बनता है। और इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ऐसे हमारे घर में अंदर एसी है, उस एसी की जब कूलिंग कमरे के बराबर हो जाती है तो एसी ट्रैप क्यों जाता है, रुक क्यों जाता है? तो ये आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ऐसे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यानी हीट और एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपने थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो सिंपली आप कहते हैं ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। अब थर्मोडायनामिक्स को आप कहाँ यूज करते हैं? क्योंकि हीट हर जगह यूज हो रही है, केमिस्ट्री के अंदर भी हीट यूज हो रही है, तो थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन केमिस्ट्री के अंदर भी है, फिजिक्स के अंदर भी है, इंजीनियरिंग के अंदर भी है, और भी मुख्तलिफ जगहों पे आपने थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स का एक छोटी सी ब्रांच आएगी जिसे हम थर्मो केमिस्ट्री कहते हैं। उसको सिर्फ हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। अब थर्मो केमिस्ट्री क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट अब्सॉर्ब होगी, दैट इज नोन एज ए थर्मोकेमिस्ट्री। तो इस अमल को बेटा आपने थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जिसे हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल आप चेंज लेके आ रहे हैं तो उसमें जो हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व हो रही है इसी चीज को बेटा हमने थर्मोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक अंडा बॉयल करना है तो अंडे बॉयल करने के कंडीशंस है कि उसको पानी के अंदर आप रखेंगे और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तब अंडा या एग बॉयल होगा। तो ये आपके पास एक एनर्जी चेंज आ गई, यानी उस सिस्टम के अंदर वो जो पानी है उसको हम सिस्टम कह रहे हैं, उसके अंदर आपने हीट इंटर किया है और इसके बाद वो अंडा बॉयल हुआ है, तो दैट इज नोन एज ए थर्मोकेमिस्ट्री। अगर आपके पास बेटा एसिड और बेस को आप मिलाते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसे भी आप थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। या आपने किसी भी चीज की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, किसी चीज को बनाना चाहते हैं, चाय बनाना चाहते हैं, तो इस वक्त जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है इसे भी आपने थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। चाहे कोई फिजिकल चेंज आ रही है चाहे कोई केमिकल चेंज आ रही है, अगर उसमें हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व हो जाती है तो आप उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। में हमने ये बात किया कि ये जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है दैट इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्मोडायनामिक्स के किस लॉ के ऊपर डिपेंड करेगी? तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा
कि थर्मोकेमिस्ट्री डिपेंड अपॉन या बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो आपसे पूछेगा ये फर्स्ट पे करती है, सेकंड पे करते हैं या थर्ड या जीरो पे, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर ये डिपेंड करेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? ना तो आप हीट को यानी एनर्जी को ना पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप उसे कन्वर्ट करते हैं, यही थर्मोकेमिस्ट्री है। अब ये जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है दैट इज आल्सो नोन एज ए केमिकल एनर्जेटिक्स। इसे आप केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर एनर्जी का इन्वॉल्व हो जाना, इसे केमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज ए हीट और थर्मल चेंजेस। तो इसी को आपने हीट और थर्मल चेंजेस भी कहते हैं। हीट और थर्मल चेंजेस के लिहाज से वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो तीन तरह के होंगे हीट के लिहाज से। फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। पहली जो हमारे पास किस्म आते हैं उसे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। और दूसरे जो आपके पास आते हैं इसे आप केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट हीट पैदा होती है, यानी इंटरमीडिएट टाइप की हीट चाहिए। और लास्ट आपके पास आती है कोई फिजिकल चेंज लेके आना, तो यहाँ पे आपको लेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। बर्फ है उसको पानी में पिघला लिया, ये एक फिजिकल चेंज है। या बेटा पानी है इसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। इसके लिए हमें लेस हीट चाहिए, यानी कम मिकदार के अंदर हीट चाहिए। अब हमारे पास जो थर्मोकेमिस्ट्री जो होती है इसमें एक स्पेशल हमारे पास लॉ आता है जिसे हम हेसिस लॉ कहते हैं। ये जो हेसिस लॉ होता है दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें डिपेंड करता है। और हेसिस लॉ जो होता है ये स्पेशल एप्लीकेशन है इन थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपने हेसिस लॉ को लाजमी तौर पर स्टडी करना है। अब ये जो हमारे पास बेटा थर्मोकेमिस्ट्री होती है यही हमें बताती है स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स की एक और अहम एप्लीकेशन ये आती है कि हमें बता देता है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं हो, यानी दो चीजों को मिलाना चाहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा, यानी खुद ब खुद हो जाएगा या इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनामिक्स। किसी भी रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो भी हमने थर्मोडायनामिक्स की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है व्हाट इज इंथाल्पी चेंज, कि इंथाल्पी चेंज क्या होती है। ये बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंथाल्पी चेंज, एक्सप्लेन इट। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंथाल्पी क्या होगी। बेटा ये आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये मिल्क पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है। अब इस दूध के अंदर कितनी एनर्जी है, इसके अंदर कितनी हीट है, दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी। ये इसकी इंथाल्पी होती है। मतलब एक गिलास दूध पी के हम कैसे छलांगे लगाते हैं, हमारे अंदर कैसे एनर्जी बढ़ जाती है, वो दूध की एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। तो दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी, यानी इस दूध के अंदर जो एनर्जी होगी वो इंथाल्पी है। ये जो एनर्जी होगी ये तमाम तरह की एनर्जीज का सबब होगी। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके मॉलिक्यूल हरकत कर रहे होंगे, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इंथाल्पी इज आल्सो नाउन एज ए हीट कंटेंट। जो इंथाल्पी होती है इसे आपने हीट कंटेंट भी कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल, जितनी भी मुमकिन है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी चेंज। किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी आपके पास उसकी एनर्जीज हैं, हीट है, मतलब काइनेटिक एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी एनर्जी उस सिस्टम के अंदर पाई जा रही है उन सबको जब आप सम कर लेते हैं दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी चेंज। जैसे एक इंसान है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, इसकी ये हरकतें करता है, ये चल सकता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर थर्मल एनर्जी है। मुख्तलिफ एनर्जीज का जब आपके पास सम आता है तो दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी। अब इंथाल्पी चेंज क्या होती है? फॉर एग्जांपल यही दूध था, इसकी जो हीट है, अब इसको आपने चाय के अंदर तब्दील करते हैं तो इसके अंदर हीट की जो तब्दीली आएगी दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी चेंज होगी। अब हमारा ये सवाल होता है कि किसी भी रिएक्शंस के दौरान हीट क्यों पैदा होती है, किसी भी रिएक्शंस के दौरान आपको हीट क्यों चाहिए होती है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई हीट इज प्रोड्यूस आर इवॉल्व ड्यूरिंग ए रिएक्शन।
तो बेटा इसकी वजह यह है क्योंकि ये जो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं उसमें जो प्रोडक्ट की इंथाल्पी होती है और जो रिएक्टेंट की इंथाल्पी होती है वो कभी भी बराबर है नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस दूध है, इसको जब आप चाय के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस दूध और चाय की इंथाल्पी बराबर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दूध में चीनी पत्ती डाल दें और आप कहें चाय बन जाए, नहीं, उसको आपको हीट देनी पड़ेगी। जब आप उसे हीट देंगे तो उसकी इंथाल्पी इंक्रीज होगी, देन दैट रिएक्टेंट कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बेटा कभी भी इंथाल्पी सेम नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन हम इसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व। डेल्टा एच क्या होगा? ये हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एच होगा। मतलब अगर डेल्टा एच की वैल्यू इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट और इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट जितनी इनकी होती है, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब प्रोडक्ट की हीट भी 5 है, रिएक्टेंट की हीट भी 5 है, तो इसका जवाब आपके पास 0 होगा। तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथाल्पीज में फर्क होगा। जो आपके पास मतलब अंडा बॉयल करना है तो जो बॉयल वाला अंडा है उसकी हीट, उसे हीट चाहिए फिर वो बॉयल होगा। तो इसका मतलब जो कच्चा अंडा है उसकी इंथाल्पी कम है। जब पक्के अंडे के अंदर आप इसे बॉयल अंडे के अंदर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे हीट देंगे। इसलिए आपके पास डेल्टा एच जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यही वजह है कि हीट इज एवॉल्व और अब्सॉर्ब। व्हाई? बिकॉज इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा एच जो होगा दैट इज ए ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आ रही है तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप बताओगे कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 तो हीट अब्सॉर्ब होगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है तो डेल्टा एच इज लेस देन 0, इट्स मीन हीट इज इवॉल्व। हीट जो होती है वो इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक होगा। ये जो इंथाल्पी चेंज होती है इट इज आल्सो नोन एज ए हीट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान जो हीट का इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए आप इसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास बेटा दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। या तो बाज रिएक्शंस के अंदर से हीट इवॉल्व हो रही होती है, मतलब जैसे आप सांस लेते हैं, आपने खाना खाया, आपने सांस लिया, रेस्पिरेशन है, तो आपके सांस गर्म होते हैं, ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या बेटा हमारे पास ये एक बर्तन पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, चूना डाल दिया इसके अंदर। जब चूना इसके अंदर डालेंगे तो इट कैन बी चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बर्तन वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं तो इनमें से हीट निकलती है। तो इसलिए आप इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, थर्मिक का मतलब होता है हीट का किसी जगह से बाहर आ जाना, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब इसे हम डिफाइन करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज या कोई भी फिजिकल चेंज इन विच हीट इज एवॉल्व, ही बाहर आ जाती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, यानी दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ये जिसके अंदर ये प्रोसेस आप कर रहे हैं इसको आप सिस्टम कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होगा दैट इज नोन एज ए सराउंडिंग, यानी इसके अंदर से हीट निकल के बाहर आ जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जैसे हमने सांस लिया तो हमारी बॉडी सिस्टम है, वहां से गर्म सांस जो है हवा के अंदर चले गए, तो इस तरीके से हीट हमारी बॉडी से बाहर चली गई और आप इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब कंडीशंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब होंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशंस है? नंबर 1, ये जो रिएक्टेंट है इनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट से, तब एक्सोथर्मिक होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट से, तब एक्सोथर्मिक होगा। तो ये भी बेटा आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आप कहेंगे रिएक्टेंट की। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जिस चीज के अंदर हमारे पास जो सिस्टम है बेटा वो टेम्परेचर जो होगा उसका इंक्रीज होता है, मतलब जैसे यहाँ से हीट निकलना शुरू हो जाएगी
तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर से टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर आप हल करोगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमें बताना चाहता है बेटा, यहाँ पे ये एक बड़ा काम का हमारे पास ये एमसीक्यूज आएगा कि एक्सोथर्मिक के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, जो नंबर ऑफ बॉन्ड टूट रहे होते हैं और जो नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे होते हैं, जो टूट रहे होते हैं उनकी तादाद कम होती है और जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं उनकी तादाद बच्चों ज्यादा होती है। डेल्टा एच क्या होगा, यानी इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका जवाब आपके पास नेगेटिव में आना चाहिए। प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर वो आपसे पूछेगा रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल और प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे रिएक्टेंट आर लेस स्टेबल। मतलब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये लेस स्टेबल है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे रिएक्टेंट लेस स्टेबल होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों, मोर स्टेबल होते हैं। मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ज्यादातर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ज्यादातर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे उनके अंदर से हीट क्या हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है, हीट निकल रही होती है। अब बेटा अगर किसी भी रिएक्शंस में जितना ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, मोर एक्सोथर्मिक, ज्यादा हीट निकल रही होगी, तो मोर प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे। अब एनर्जी डायग्राम के लिहाज से आप इसे कैसे बनाएंगे, तो बेटा आपने दो एक्सिस ले लेने, अलोंग एक्स एक्सिस ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगी और अलोंग वाई एक्सिस बेटा ये इंथाल्पी लेंगे या इंक्रीज ऑफ एनर्जी लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जो होते हैं ये इनकी बच्चों एनर्जी आ रही है, ये रिएक्टेंट की इंथाल्पी है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे है, ये इसकी एनर्जी है रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी आप यहाँ पे दिखाओगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं, नीचे हैं, इनकी एनर्जी इस लिहाज से कम है, ये प्रोडक्ट की बेटा एनर्जी है। तो ये आपके पास इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट है और ये इंथाल्पी ऑफ बेटा प्रोडक्ट है। अब ये वाले जो रिएक्टेंट हैं, अब इनकी एनर्जी फॉर एग्जांपल 30 किलो जूल पर मोल है और ये जो प्रोडक्ट बनने हैं इनकी एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है। तो इसलिए बेटा इन रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में तब्दील होना होगा तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इनको खारिज करनी होगी, देन दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, वरना ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो सकते। यहाँ पे इंथाल्पी चेंज कैसे लिखोगे, डेल्टा एच बराबर है, आप लिखोगे इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका जो जवाब होगा वो नेगेटिव में आ रहा होगा। नेगेटिव में क्यों आ रहा होगा, बिकॉज इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से हीट जो होती है वो इवॉल्व हो रही है। अब बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, मसलन बेटा कंबस्टन, अगर किसी भी चीज को आप जलाते हैं, लकड़ी को जलाएं, कोयले को जलाएं, किसी भी चीज को, पेट्रोल को जलाएं, कागज को जलाएं, कपड़ों को जलाएं, तो इसे कंबस्टन कहते हैं। कंबस्टन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड है, कोयला है, CO2 है, जब आप जलाएंगे तो -393.7 किलो जूल पर मोल हीट यहाँ से इवॉल्व होगी। अब इसके अलावा एक्सोथर्मिक की बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है, एसिड और बेस को मिलाओ, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आपने पानी को बर्फ के अंदर तब्दील करना है तो ये भी एक्सोथर्मिक होगा, मतलब पानी की जो हीट है इसको निकाल के बाहर फेंकना होगा और उसका टेम्परेचर कम करना होगा, फ्रीजिंग है। ऐसे कंडेंसेशन, मतलब वेपर्स को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वेपर्स की जो हीट है उसको निकालना होगा, उसको कम करना होगा, फिर वो लिक्विड पानी में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन। रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये तो आप जानते हैं। फर्मेंटेशन, ये भी बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं व्हाट आर एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इंटर कर देना, किसी चीज ने इंटर होते हैं तो उसे आप एंडो कहते हैं। थर्मिक का मतलब होता है हीट। रिएक्शंस का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, तो आप कहेंगे एक केमिकल रिएक्शंस आर फिजिकल चेंज इन विच हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, तो आप इसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सॉरी, जैसे आपने चाय बनानी है, दूध में पत्ती और चीनी डाल के आप बैठ जाएं तो कभी चाय नहीं बनेगी। दूध पत्ती बना रहे हैं, इसके लिए हीट चाहिए, तो बाहर सराउंडिंग से हीट इसके अंदर देनी पड़ेगी। मतलब यही वाला दूध पत्ती है, तो बाहर चूल्हे के जरिए इसके अंदर जब आप हीट देंगे तब ये चाय के अंदर दूध कन्वर्ट होगा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज होगा, मतलब बाहर से जो टेम्परेचर, ये एमसीक्यूज आएगा,
बाहर जो टेम्परेचर था उधर से हीट अंदर जा रही है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो इंथाल्पी, ये बड़े अहम एमसीक्यूज हैं कि इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एनर्जी जो प्रोडक्ट की होती है वो ज्यादा होती है, जबकि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी बेटा एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब आपने देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज वो कम होगा, जबकि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो ज्यादा होंगे। अब डेल्टा एच को कैसे लिखोगे, डेल्टा एच बराबर है एच यानी इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव के, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल। आपसे पूछा जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट मोर स्टेबल है या एक्सोथर्मिक में, तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल। तो मोस्टली बेटा जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते, मतलब जैसे चाय बनानी है ये खुद ब खुद नहीं बनेगी, इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी फिर ये बनेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो मोस्टली बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल्स भी है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, वो एक एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, ये आगे चल के हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन भी बताएं जो कि है तो एंडोथर्मिक लेकिन है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आप कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब बेटा इसकी एग्जांपल आ जाएगी, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड को आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। जब पानी में डालेंगे तो इसके दो आयन बनेंगे, अमोनियम आयन एक्वा और क्लोराइड आयन। यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगी वो 16.2 किलोजोल पर मोल बेटा यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। अब हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल या डायग्राम बना लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास ये एनर्जी डायग्राम है, यहाँ पे नीचे आपने रिएक्टेंट दिखाने हैं कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स की जो इंथाल्पी है वो आपके पास HR है, और यहाँ पे बच्चों आपने प्रोडक्ट दिखाने हैं कि ये प्रोडक्ट हैं, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी जो इंथाल्पी है उसे आपने HP लिखेंगे। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी बच्चों ज्यादा है, इसलिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होने के लिए हीट को अब्सॉर्ब करना होगा। तो इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास आएगी वो आप लिखेंगे इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो डेल्टा लगाया है इसका मतलब है बच्चों चेंज। तो चेंज इन इंथाल्पी, खाली एच का मतलब है इंथाल्पी और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन इंथाल्पी, यानी इस रिएक्शन में क्या तब्दीली आई है उसे आपने डेल्टा एच से लिखेंगे। डेल्टा एच बराबर है इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आपने लिखनी है वो पॉजिटिव होगी, यानी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो ये आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। अब बेटा कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी भी हैं जो कि दोनों काम करती हैं, मतलब वो कभी एंडो हो जाता है कभी बेटा क्या हो जाएगा एक्सो हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे बॉन्ड एनर्जी, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कोई एग्जांपल्स दें जो कि बोथ एंडोथर्मिक हो सकती हैं और एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं। जैसे बेटा आपके पास बॉन्ड एनर्जी होती है, अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तब ये आपके पास हीट को अब्सॉर्ब करेगा, अगर बॉन्ड बेटा आप ब्रेकेज करेंगे तब आपके पास ये हीट अब्सॉर्ब करेगा, अगर बॉन्ड बनेगा तब यहाँ पे हीट क्या होगी इवॉल्व होगी, तो ये दोनों काम करेंगे। ऐसे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ऐसे बेटा हमारे पास सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है कि बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, जैसे क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर नोबल गैसेस के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, यानी इट एक्ट एज ए बोथ, ये दोनों काम कर रहे हैं कि ये आपके पास जो होते हैं एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात बेटा क्या हो सकते हैं एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये सारा बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।